हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए इनकम टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स प्लान अकाउंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसका काफी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसमें आप लोग का अलग अलग चैप्टर वाइज मैंने इंक्लूड किया है, जिससे कि आप लोगों को आसानी से तैयारी हो जाए अलग अलग चैप्टर्स की एमसीक्यू क्वेश्चन की। आज की वीडियो में जो आपको क्वेश्चन रहेंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर से ज्यादा रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड। डेयरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। तो यहाँ पर जो आप सैलरी चैप्टर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर तीन चीजें रहती हैं। एक तो बेसिक सैलरी हो जाती है, दूसरी हो जाते हैं कुछ आप लोग के अलाउंसेस होते हैं और कुछ आपके अनुलाभ हो जाते हैं। तो जो अलाउंसेस होते हैं उसमें से क्या होता है, तीन तरह के होते हैं। कुछ हो जाता है कि फुली पेड होते हैं, कुछ हो जाते हैं पार्टली हो जाते हैं और कुछ एग्जाम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन से पूरी तरह एग्जाम्प्ट है। तो जो डेयरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, वो तो पेड होता है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस जैसे सीसीए बोलते हैं शॉर्ट में, वो भी पेड होता है। जो आपका फॉरेन अलाउंस होता है, वो जो अलाउंस होगा वो क्या हो जाता है, कर मुक्त होता है, एग्जाम्प्ट होता है। बाकी मेडिकल अलाउंस भी पेड होता है। मेडिकल अलाउंस भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 1%, 4%, 2%, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर शिक्षा भत्ता की बात की जा रही है। शिक्षा सुविधा भी होती है, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में यहाँ पर भत्ता पूछ रहा है, सुविधा नहीं पूछ रहा है। तो जो शिक्षा भत्ता होता है, एजुकेशन अलाउंस होता है, वो कितने तक कर मुक्त होता है, तो वो होता है सिर्फ 2 बच्चों के लिए, यानी 2% के लिए ही टैक्स फ्री होता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे तो पार्टली पेड होता है, पूरी तरह नहीं होता है, कुछ सीमा तक कर मुक्त होता है, उससे ज्यादा अगर होता है तो पेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपए वेतन तथा 10,000 रुपए मनोरंजन भत्ता मिला। उसे मनोरंजन पर 6,000 रुपए व्यय किए, जिसे धारा 16 उपधारा 2 में कटौती मिलेगी। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्ड सैलरी ₹1,20,000 and entertainment allowance ₹10,000 during the previous year. He spent 6,000 on entertainment. He is entitled to deduction under section 16 subsection 2. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मनोरंजन भत्ता होता है, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो वहां पर उसे कुछ कटौती दी जाती है, कुछ रिडक्शन दी जाती है। किस तरह से दी जाती है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,20,000 वेतन है, सैलरी उसकी दे रखी है 1,30,000 की, और उसको जो मनोरंजन भत्ता मिला है 10,000 का मिला है, और जो 6,000 रुपये उसने एक्चुअल में व्यय किए हैं, जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने में पता होगा कि 3 पॉइंट बनते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट बनता है वो हो जाता है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना उसे रिसीव हुआ था, 10,000 का। सेकंड पॉइंट बनता है 20% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी दे रखी है, 1,20,000 की, तो यहाँ पर जो सैलरी होगी उसका 20% निकाल लीजिए। 1,20,000 का 20% कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट, जो कि कितनी है, 5,000 की है। तो यहाँ पर जो सबसे कम होता है वो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, जो आप लोग को मैक्सिमम लिमिट है 5,000 की, वो सबसे कम हो जाएगा, और वही क्या हो जाता है, हमारा टैक्स फ्री पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से निकालना है, जो तीनों पॉइंट में सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि पूछा था आपसे कि कर मुक्त भाग कौन सा है, टैक्स फ्री पार्ट कौन सा। अगर क्वेश्चन आपसे टैक्स फ्री की बजाय ये देखा कटौती कितने की मिलेगी, इसके बजाय ये दे रखा होता है कि कितना टैक्सेबल होगा, तो जो उसे एक्चुअल में उसे रिसीव हुआ था उसमें से हम जो मिनिमम हमारा जो निकल के आया था, यानी टैक्स फ्री पार्ट निकल के आया था, उसको हम लेस कर देंगे, तो वहां पर जो आता आंसर हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। डेयरनेस अलाउंस, थाउजेंड अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस भी होगा, थाउजेंड भी होगा। जो फॉरेन अलाउंस होता है, पहले क्वेश्चन नहीं बताया था मैंने कि वो ही क्या हो जाएगा, पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है, आयकर से मुक्त होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम है। द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज 5,000, 10,500, 1/5 ऑफ सैलरी, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनोरंजन भत्ते की होती है कटौती, उसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था वहां पर आपको बताया ही था कि 5,000 क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहाँ पर एक आंसर वही हो जाएगा आपका 5,000। एक आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल वेतन में से कटौती मिलती है। रिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर जो आप लोग का सकल वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी होती है, उसमें से किसकी कटौती मिलती है? व्यवसाय कर की, मनोरंजन कर की, आय कर की या फिर बीमा प्रीमियम की। उसमें जो कटौती मिलती है वो हो जाती है प्रोफेशनल टैक्स की। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन में शामिल है। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल, ऑल ऑफ दीज। सैलरी में क्या चीजें आती हैं? तो सैलरी में तीनों ही चीजें आती हैं, वेजेस भी आती है, पेंशन भी आती है, कमीशन ऑन सेल भी आता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेतन में शामिल होते हैं सैलरी इंक्लूड कैश रिसीव्ड, एक्सरसाइज, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सैलरी होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? नगद प्राप्तियां भी आती है, अनुलाभ भी आता है और वेतन के स्थान पर लाभ भी आता है। तो तीनों ही चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेल्ड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो अभी पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वहां पर जब एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, कभी कभी उसमें भी कई क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। तो जैसे पहला मैंने क्वेश्चन आप लोग को जो सॉल्व करवाया था अमेरिकन, उसमें आप लोग के आगे के 2 क्वेश्चंस के आंसर थे। तो यहाँ पर जो मनोरंजन भत्ता होता है उसकी जो छूट मिलती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जाम्प्ट अप टू 8%, 9%, 9.5%, 10%। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा, तो उसमें जो भी राशि जमा होती जमा होता है, जो उसमें इंटरेस्ट मिलता है वो किस सीमा तक कर मुक्त होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि एक सीमा तक जो होगा टैक्स फ्री होता है, उसके अबव जितना होता है उसको टैक्सेबल में पार्ट में डालते हैं, हम लोग शामिल करते हैं, जो उसकी इनकम हम सैलरी से निकाल रहे होते हैं टैक्सेबल इनकम। तो वहाँ पर कितना हो जाता है 9.5% तक इंटरेस्ट रेट जो होता है 9.5% तक होता है, वहां तक उसकी कटौती मिलती है, कर मुक्त होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया है। मकान की सुविधा का मूल्य होगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ ए हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन द सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज 12 lakh shall be 15% of salary, 10% of salary, 10.5% of salary, fair rent। क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्मचारी को 12 लाख यानी कि जहां पर कर्मचारी को घर दिया गया रहने के लिए वहां पर की जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख है, यानी कि 12 लाख है। तो वहां पर उसको जो मकान की सुविधा का मूल्य होगा वो कितने % होगा? तो ध्यान में रखिएगा, 2 चीजें होती है, एक उसको रहने के लिए मकान की सुविधा दी जाती है और एक जो होता है वो HRA दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो एक आपका जो हो जाता है वो अलाउंसेस में आता है, HRA जिसे बोलते हैं, और ये आपका हो जाता है रेंट फ्री हाउस यानी कि RFH, इससे जो आपकी मकान की सुविधा होती है ये। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना होगा वेतन का, तो वो हो जाता है, वो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करता है जो जनसंख्या है उस पर भी। तो यहाँ पर क्योंकि कह रहा है कि 12 लाख जनसंख्या है तो कितना होगा, जो वेतन होता है उसका सैलरी होगी उसका 10% होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो 25 लाख से जनसंख्या ऊपर होती है तो वहां पर जो होता है वो सैलरी का 15% लिया जाएगा, और 25 लाख से 10 लाख के बीच में जब जनसंख्या होगी, जिस भी सिटी में जिस भी शहर में उसको दिया गया रहने के लिए घर, तो वहां पर अगर 25 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो 10% होता है, और अगर ऐसी जगह पर दिया गया जहाँ पर की जनसंख्या 10 लाख से यानी कि 10 लाख से कम होगी तो वहां पर जो दिया जाता है उसको सुविधा का मूल्य वो 10.5% दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बता रखा होगा कि पॉपुलेशन कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज आंसर में देनी होगी। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सैलरी ली जाती है, क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, यहाँ पर जो सैलरी ली जाती है तो वहां पर सभी जो भी अलाउंसेस उसको मिले होते हैं वो सब जोड़ दिए जाते हैं, और लेकिन जो महंगाई भत्ता होता है, जो डेयरनेस अलाउंस होता है वो तभी ऐड किया जाता है जब वो महंगाई या तो वेतन के नाम से दे रखा हो, डेयरनेस पे के नाम से दे रखा हो, या तो फिर ये स्पेशली मेंशन हो कि वो सेवा शर्तों में है, सर्विस कंडीशंस में, तभी उसको हम ऐड करते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो नियोक्ता होगा, जो एम्प्लॉयर होगा, उसने मकान को अगर रेंट पर लेकर ही दिया गया है, मकान जो है वो उसने भी रेंट पर लेकर के दिया, उसका अपना नहीं था, तो वहां पर जो सुविधा का मूल्य निकाला जाता है, तो जो एक्चुअल में राशि उसने पे करी है वो, और या फिर जो उसकी सैलरी दी गई है उसका 15%, दोनों में जो भी कम होता है। तो ये सारी, इसमें बहुत से रूल्स हैं, जो सैलरी चैप्टर है आपका, इसको पढ़ने में भी लमसम 15-20 दिन से ऊपर लग जाते हैं पूरा ये चैप्टर पढ़ने में, काफी इसमें रूल्स और रेगुलेशन है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उससे आपके बहुत से क्वेश्चंस निकलेंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा, चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था ये 12 लाख की है, तो कितना निकल के आया था? सैलरी का 10%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर एवरी एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो माली की सुविधा दी जाती है वो किसके लिए टैक्सेबल होती है? तो यहाँ पर जो गार्डनर की सुविधा दी जाएगी वो टैक्सेबल हो जाती है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं, जो विशिष्ट कर्मचारी होते हैं, जिनको कार की भी सुविधा दी जाती है, कार की भी फैसिलिटी दी जाती है, तो विशिष्ट कर्मचारी कौन से होते हैं? ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विशिष्ट कर्मचारी किसे कहते हैं। तो जो स्पेशल एम्प्लॉय होते हैं, जिनको कंपनी में, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उसमें वोट देने का भी राइट होता है, प्लस उनको जो सैलरी दी जाती है वो पर मंथ की जो होती है वो 50,000 से अबव होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विशिष्ट कर्मचारी कौन से होते हैं, स्पेशल एम्प्लॉय कौन से होते हैं। तो वहां पर आपका आंसर ये होगा कि 50,000 से ज्यादा जिसको सैलरी दी जाती है वो विशिष्ट कर्मचारी हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था, तो जो मालिक की सुविधा दी जाएगी तो विशिष्ट कर्मचारियों के स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। इनकम टैक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप में से किसको किसको इनकम टैक्स पसंद है और किसको इनकम टैक्स लगाने में मजा आता है, मुझे कमेंट करिएगा। मुझे तो इनकम टैक्स बहुत अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जब से सॉल्व किया करिए तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, क्योंकि दोनों के लिए रूल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि रिटायर्ड हो रहा है, तो उसको जो भी राशियाँ मिल रही है, ग्रेजुटी है या फिर अर्न लीव है या फिर जो पेंशन की पूरी एक साथ कम्यूटेड वैल्यू है, तो वहां पर कौन सी राशि जो होती है वो कर मुक्त होगी। तो तीनों ही क्या होती हैं, वो टैक्स फ्री हो जाएंगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कर मुक्त होती है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ ए प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जम्प्ट अप टू 8,000, नील 20,000, 25,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निजी चिकित्सालय में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं ली गई है, मेडिकल फैसिलिटी ली गई है, तो वहाँ पर जो उनको बिल है उसमें कितनी उसको कर मुक्त होगा, कितने की छूट मिलेगी? इससे कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंस इज fully exempted to a certain limit, exempted in big cities, exempted for government employees। तो मकान किराया भत्ता जो होता है वो क्या होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, फुली टैक्सेबल नहीं होता, ना ही फुली जो है एग्जाम्प्ट होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है। तो उसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है। कौन फॉर्मूला हो जाता है, एक्चुअल एचआर रिसीव हो जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बन जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट बनता है 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। वो डिपेंड करता है कि सिटीज पर। तो यहाँ पर उसके बाद जो सबसे कम होता है अमाउंट वो हो जाता है इन द अबव, यानी कि तीनों में से जो कम होता है वो हो जाता है टैक्स फ्री पार्ट। और टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी दे रखा होता है कि एक्चुअल जितना हमको रिसीव हुआ है चाहे उसमें से हम टैक्स फ्री पार्ट को लेस कर देते हैं, तो हमारा टैक्सेबल आ जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी बताया क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, तो वहां पर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एग्जेम्प्टेड टू ए सर्टेन लिमिट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त है। वास्तविक मकान किराया भत्ता 10% वेतन से अधिक दिया गया किराया या जो भी कम हो। द एचआरए पेड टू एन एम्प्लॉय रेजिडिंग इन आगरा इज एग्जेम्प्ट अप टू द लोअर ऑफ HRA excess of rent paid over 10% of salary or whichever is less, 40% of salary, 50% of salary, 60% of salary, 75% of salary। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने बताया था, HRA की मैंने आप लोग को जो है बताया था कि पूरा 3 स्टेप्स में निकाला जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो आगरा में रह रहा है। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि 50 या 40% किया जाता है, जो थर्ड पॉइंट था उसमें, तो डिपेंड करता है कि सिटीज पर। तो सिटीज में रहता है कि अगर वो 4 सिटी में रह रहा है, कौन से 4 सिटी हो जाती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इसमें अगर वो रह रहा है तो 50% किया जाता है सैलरी का, और बाकी किसी भी सिटी में अगर रह रहा होगा तो सैलरी का 40% करना है। तो इन 4 सिटी को ध्यान में रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ पे 50%, बाकी किसी में भी 40%। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या है, आगरा में रह रहे हैं, आगरा में रह रहे हैं तो वहां पर हम करेंगे 40% ऑफ सैलरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कर्मचारी को ग्रेजुटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी। द कम्यूटेड पेंशन इन केस द एम्प्लॉयर डजंट गेट ग्रेजुटी शैल बी टैक्सेबल 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 2/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/4 ऑफ टोटल पेंशन, 1.5 ऑफ टोटल पेंशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एम्प्लॉय है जिसे ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, तो वहां पर जो उसे पेंशन मिल रही है, एक मुश्त राशि मिल रही है, उसमें से कितनी टैक्सेबल होती है। तो अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो 1.5 होती है। 1/2 भाग जो होता है वो कुल पेंशन का क्या हो जाता है, कर योग्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर उसे ग्रेजुटी मिल रही होती तो वहां पर कितना हो जाता है, 1/3 किया जाता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सरकारी कर्मचारी जो कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए करमुक्त ग्रेजुटी की अधिकतम राशि क्या है। इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 10 लाख, 2,50,000, 20 लाख, 5 लाख। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 है, कोई गैर सरकारी कर्मचारी है। यहाँ पर इनकम टैक्स में पूरा आप एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि सर्वेंट कौन सा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्योंकि दोनों के लिए ही रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, गैर सरकारी कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है और वो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंदर आ रहा है। तो वहां पर जो उसकी अधिकतम सीमा हो जाती है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है, वो क्या होती है, वो हो जाती है 20 लाख यानी कि 20 लाख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी की रकम होती है। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड अप टू 10 लाख। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत सी सुविधाएं मिलती है, बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, इसीलिए सब लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, तैयारी करते हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे किसी भी कंपटीशन की। आजकल तो वैसे काफी डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो उस कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, आगे जो भी लाइन में आप जाना चाहते हैं उसकी तैयारी आप अभी से शुरू करिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी को कितनी रकम होती है, तो उससे पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होती है, पूरी एग्जेम्प्टेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली राशि को कहते हैं। द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विसेज नोन एज पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ग्रेजुटी, नन ऑफ दीज। यानी कि जो पहले हमने सर्विसेज दी थी उसके लिए अब हमें टाइम टू टाइम जो भी अमाउंट मिल रहा होता है तो क्या कहलाता है, तो आपको पता ही होगा, पेंशन कहलाता है। आपके घर में जो पहले के लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनको अभी पेंशन मिल रही होगी। अब तो खैर गवर्नमेंट ने पेंशन समाप्त कर दी है, पेंशन खत्म कर दी है, लेकिन पहले के जो टाइम के लोग थे उनको अभी भी पेंशन मिल रही है, तो वही हो जाती है पेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम करमुक्त राशि है। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इंकेशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज 2 लाख, 1,35,360, 2,40,000, 3 लाख। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कुछ छुट्टियां मिलती हैं, सिर्फ 12 लीव्स हैं या 14 लीव्स हैं मिलती हैं साल में। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन अगर वो छुट्टियां नहीं लेते तो उसके लिए उनको अर्न लीव मिलती है। जो उन्होंने लीव नहीं लेती हैं, जो उन्होंने लीव नहीं ली होंगी उसके लिए उनको अर्न लीव मिलती है। तो अगर वो राशि उनको मिलती है तो उसमें कितनी राशि जो होगी वो करमुक्त राशि जो होगी उसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो वो हो जाती है 3 लाख की, 3 लाख की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इन सबके फॉर्मूलाज है निकालने के, 3-3, 4-4 पॉइंट बनते हैं, और 3-3, 4-4 पॉइंट में से जो होता है सबसे कम जो होगा वो टैक्स फ्री होता है। उसके बाद एक्चुअल जितनी मिली उसमें से लेस करके टैक्स फ्री पार्ट, टैक्सेबल पार्ट हम निकालते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर उसके जो है पूरा कंप्लीट एक बनाया जाता है, पूरा तैयार किया जाता है फॉर्मेट, उसके बेसिस पे निकाला जाता है। काफी रूल्स रेगुलेशन है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स को पढ़ने में काफी टाइम लगता है क्योंकि बहुत से रूल्स हैं, और प्रॉपर जब आप एक एक रूल्स को समझेंगे तभी इसके न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम करमुक्त राशि है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन रिटेंचमेंट इज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। यहाँ पर पूछ रहा है जो छटनी के कारण क्षतिपूर्ति होती है उसकी जो होगी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, तो जो छटनी वाला होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाती है 5 लाख की, 5 लाख की। जो अर्न लीव के लिए थी अभी वो 3 लाख हमने पढ़ी, और जो छटनी के लिए होती है वो 5 लाख की होती है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे कि अभी जो कोविड टाइमिंग रहा है तो बहुत से कर्मचारी जो थे, बहुत से एम्प्लॉयज को जो है कंपनी से निकाल दिया गया है, ले ऑफ कर दिया गया है।
तो वो छटनी ही की गई थी कि कुछ एम्प्लॉयज़ को रखा गया जो एम्प्लॉयज़ नहीं काम के थे या ज़रूरत नहीं थी उनकी, उनको निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि है। मेजर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई कर्मचारी है जो खुद से चाह रहा है कि अपनी मतलब उसकी रिटायरमेंट अभी का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि स्वेच्छा से ही अवकाश ले ले, छोड़ दे सर्विस को, तो वहाँ पर जो उसे कंपनसेशन मिलता है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? तो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 5 लाख की, 5 लाख की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने पर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, होल अमाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब जो रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड से जो राशि मिलती है वो कितनी कर मुक्त होती है, कितनी टैक्स फ्री होती है? तो वो हो जाएगी जितनी भी उसको अमाउंट मिलता है पूरी राशि क्या हो जाती है, वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, होल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है। सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्रीगेट इनकम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो जितनी भी हेड्स आपके 5 हेड होते हैं, पांचों हेड से जो कैलकुलेट करके हम इनकम निकालते हैं उसका टोटल हमारा क्या कहलाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग उसका मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक में आपको कोई पैसे नहीं लगते, लाइक जरूर किया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।